हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलीटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर देख ही लिए होंगे सभी, अब तक हमने 5 लेक्चर शूट कर लिए हैं, मतलब आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आगे जो अब लेक्चर शुरू होने वाला है, लेक्चर नंबर 6 शुरू होने वाला है। और इस लेक्चर में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर 2 चल रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट, रिले, टाइमर एंड काउंटर। इसके अंदर क्या है, रिले, टाइमर और काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या होते क्या है, इनका वर्किंग क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला आता है, जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिले का सिद्धांत। रिले का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिले। प्रिंसिपल ऑफ रिले। रिले का सिद्धांत, देखो रिले का सिद्धांत क्या है। जब किसी कॉइल को किसी पेपर पर या कोई किसी प्लास्टिक की एक नली के ऊपर, मान लीजिए एक नली है, इस नली के ऊपर अगर इसमें एक कॉपर कंडक्टर को इसके ऊपर लपेट दिया जाए, तो जो ये हमने बनाया, इसके ऊपर एक पेपर, ये मान लीजिए पेपर का या प्लास्टिक का कोई नली है, खोखली नली है, इसके ऊपर जब हमने किसी कॉपर कंडक्टर को या किसी भी चालक को, एल्युमिनियम चालक या कॉपर कंडक्टर को इसके ऊपर लपेट दिया, और इसको जब एक सप्लाई दी जाएगी, इसको अगर हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा, ये एयर कोर, ये क्या बन जाएगी, इस पोजीशन में इसको बोला जाएगा एयर कोर, क्योंकि बीच में जो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, वो इसके अंदर से एयर से होता हुआ अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। इस तरह से क्या करेगा, एयर से होता हुआ सर्किट कंप्लीट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एयर कोर बोला जाएगा। अगर इसके अंदर हमने, इसी कॉइल के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन की छड़ को डाल दिया, अगर इसमें सॉफ्ट आयरन की छड़ को हम अगर डाल देंगे, तो इसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। मान लीजिए एयर कोर के टाइम पे इसमें केवल 2 मैग्नेटिक लाइन्स में फ्लो हो रही थी, तो सॉफ्ट आयरन की छड़ लगाने के बाद इसके 10 गुना, यानी कि 10 दूनी 20 मैग्नेटिक लाइन्स हो, 20 मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर क्या होंगी, सेटअप करने लगेंगी। यानी कि आयरन कोर डालने की वजह से इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ जाएंगी और ज़्यादा इसके अंदर सेटअप करेंगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके आगे रिले लगा दिया। रिले इसलिए लगा दिया क्योंकि वो रिले बन जाती है, यानी कि उसके आगे एक NO NC और कॉमन टर्मिनल लगा के क्या है, उसे एक स्विच की तरह यूज करने लगते हैं, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोला जाता है। तो सबसे पहले बना के देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है। देखो हमारी क्या होती है, ये एक कॉइल हो गई, और ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, इसे आप ये समझ लेना कोर है, जो इसके अंदर डली हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कोर हो गई। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे 2 टर्मिनल बने हुए होंगे, एक NO और एक NC। रिले में आपको मैंने पिछली बार भी बताया था ना, पिछले लेक्चर में भी मैंने रिले ऑलमोस्ट बना के आपको दिखाई दी थी। तो ये हमारा मान लीजिए NC कॉन्टैक्ट है, इसको थोड़ा साइड से लिखते हैं क्योंकि हमें अभी बल्ब का टर्मिनल भी दिखाना है। तो ये क्या है हमारा, ये NC टर्मिनल है। ठीक है, NC टर्मिनल से इसको NO मान लीजिए, हम NC उधर ले लेते हैं ताकि हमें स्प्रिंग अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या लेंगे हम, NC कॉन्टैक्ट। इधर क्या लिया हमने, ये NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो NC कॉन्टैक्ट ये लिख देंगे हम इधर, ये NC कॉन्टैक्ट। और बीच में हमारे क्या होता है, एक NO कॉन्टैक्ट होता है, जो हमेशा NC के साथ, अगर रिले पे कोई सप्लाई अप्लाई नहीं है, यानी रिले को कोई सप्लाई नहीं दी हुई है, तो ये जो है, इसको बोलते हैं कॉमन, इसको C4 कॉमन, आप मैं अलग लिख दूंगा, यानी C4 कॉमन।
ठीक है, कॉमन। इसको देख लेना यहाँ से, ये कॉमन, ये आपको बता दिया, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, ये इस तरह से आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो आप नॉर्मली ओपन एनसी तो आप शॉर्टकट में समझ ही, याद ही कर लीजिए कि एनसी क्या होता है, एनओ क्या होता है। तो बार बार ऐसे डोनेट करने से क्या है, एक हमारी शॉर्ट लैंग्वेज हो गई, हमें बहुत बड़ा बड़ा रिले को नहीं दिखाना कि हाँ इसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अब क्या है, इन टर्मिनल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी मैग्नेटिक रिले पर ये इसका थोड़ा असर दिखाई दे जाए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बना लीजिए। अब जो है थोड़ा सा यहाँ से अट्रैक्ट और रिपल अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बन गए। यहाँ एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा इसके साथ लगा रहता है, जो कि ये मैग्नेटिक, जो ये मैग्नेट बनती है वो इसको अपनी तरफ इधर को खींच ले, और ये एनो कॉन्टैक्ट से अपना क्या बना ले, कॉन्टैक्ट बना ले। इस एनो कॉन्टैक्ट से क्या बना ले, अपना कॉन्टैक्ट बना ले। ठीक है, इस तरह से कुछ बन गया। ठीक, उसके बाद इसके पीछे का कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये तो क्या बना हमारा, केवल रिले के अंदर का, ये इस तरह से रिले एक बॉक्स के अंदर बंद होती है, ऐसे एक इसका एनक्लोजर होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये बंद होती है। ठीक है, और इसको एक बाहर से सप्लाई अरेंजमेंट दिया जाता है। इसके पावर में एक डायोड लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, अगर इसको एसी पे सप्लाई पे चलाया जाता है तो इसके अंदर की क्या होती है, जो मैग्नेटिक लॉकिंग है उसको क्या जो इसके अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग में अगर कोई नॉइस वगैरह जनरेट होती है ना एसी की वजह से, तो उसको क्या कर देता है, या आइसोलेट कर देता है। डायोड इसीलिए लगाया जाता है। और इसके साथ एक इसकी अच्छी स्विचिंग के लिए एक SCR को यूज़ कर लेते हैं। सी, ये इसका एमीटर वो होता है, इसको यहाँ से ग्राउंड कर दिया, और ये क्या है, इसका इनपुट टर्मिनल। यहाँ से क्या है, इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, जो कि 100 ओम से 1 किलो ओम तक का ये रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ से क्या है, इसका इनपुट है। ठीक है, यहाँ से इसका इनपुट हो गया। जैसे ही इनपुट यहाँ से अप्लाई किया जाएगा, यहाँ से इसको ग्राउंड मिल ही रहा है, जैसे ही हम सप्लाई देंगे इसे, इसके अंदर जब करंट फ्लो होगी, तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी, इसके अंदर एक मैग्नेट बनेगी, जो मैग्नेट इस आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो अभी एक स्प्रिंग ने, इस स्प्रिंग ने इसको अपनी तरफ खींच रखा है, यानी कि यहाँ से कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से अगर हम कोई सप्लाई देंगे तो हमें यहाँ को वापस मिल जाएगी। यहाँ से अगर कोई सप्लाई देंगे तो यहाँ से घूमती हुई हमें वापस मिल जाएगी। और हमारा क्या होगा, अगर हमने कोई बल्ब जलाना होगा, मान लीजिए ये सप्लाई कनेक्ट है इसके साथ, और ये सप्लाई से यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब यहाँ जल जाएगा, अभी जलेगा। जब हम इसको सप्लाई नहीं देंगे, इसे रिले को सप्लाई नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना, हमें तब जलाना है बल्ब जब हम इसको सप्लाई दें। जब रिले को सप्लाई देंगे या किसी स्विच के द्वारा ऑपरेट करेंगे रिले को, तभी क्या करें, ये बल्ब को जलाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कॉमन कंडीशन, कॉमन वाली वायर को यहीं कनेक्ट रहने देंगे, लेकिन इसके एनो कॉन्टैक्ट से इस बल्ब को ऐसे सप्लाई दे दी जाएगी। जैसे ही हम इस बल्ब से सप्लाई देंगे, इस तरह से देंगे, और जैसे ही रिले को हम ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इस रिले को ये इस वाले जो स्पेंडल है इसका अपनी तरफ को खींचेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। आपको इमेजिनरी करना पड़ेगा इसे। ये क्या हो जाएगा, ये इधर को हो जाएगा और इससे कांटेक्ट बना लेगा, इससे कांटेक्ट बना लेगा, और स्प्रिंग कुछ स्ट्रेस होकर ऐसा हो जाएगा, यानी इसकी तरफ को खिंच गया। और ये तब तक इसी को तरफ को खिंचा रहेगा जब तक इसमें सप्लाई की कंटिन्यूटी होगी। जब तक सप्लाई की क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी, यानी सप्लाई जब तक इसके अंदर रहेगी तब तक ये इधर को यही खिंचा रहेगा। और जैसे ही हम इसकी सप्लाई कट करेंगे तो ये पुरानी पोजीशन में वापस चला जाएगा और हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, दोबारा वापस कंडीशन में चला जाएगा और स्प्रिंग की स्ट्रेस भी ये कम हो जाएगा। और क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सप्लाई नहीं जा रही है, यहाँ से सप्लाई कट गई। तो एज अ स्विच की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो आपके ये स्विच होते हैं, आपके जो बोर्ड में स्विच लगे होते हैं, उसका भी तो ऑपरेशन कुछ ऐसा ही होता है। इसमें दो कॉन्टैक्ट बने होते हैं, यहाँ से एक कहाँ जाता है, हमारा बल्ब के पास जाता है, और इसके पास सप्लाई से आता है इस तरह से,
और एक तार इसके पास सप्लाई से डायरेक्ट जाता है। तो देखो एक तो सप्लाई से इसके पास डायरेक्ट गया बल्ब के पास, और दूसरा जो टर्मिनल था जो सप्लाई से आया किसके पास, इसके पास, और यहाँ से होता हुआ क्या होगा, बल्ब के पास चला गया। तो हमारा जैसे ही हम स्विच दबाएंगे तो हमारी पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी वर्क करती है। फिर साथ ही साथ इसी का एप्लीकेशन और जगह भी है, जैसे ये रिले बनाई गई है इसी तरह से और इक्विपमेंट भी बनाए गए, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, घरों का डिंग डोंग करके बजती है ना आपकी, जो घर की घंटी होती है, उसमें भी क्या होता है, एक इस तरह से एक एल्युमिनियम की या लोहे की एक क्या होती है, एक प्लेट लगी होती है जो फ्री होती है, बिल्कुल वाइब्रेशन करने के लिए फ्री होती है। इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, और जैसे ही उसको सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक इस तरह से बड़ी सी मैग्नेटिक क्या होती है, आयरन, सॉफ्ट आयरन की एक रोड लगी हुई होती है इसमें। जैसे ही सप्लाई देते हैं इसे स्प्रिंग एक तरफ खींच के रखता है, लेकिन जैसे ही इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट होता है और इस पर जाके लगता है वो, तो टन की आवाज़ आती है, वो इसी तरह से वर्क करती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हैं जहाँ यूज़ होती है वो। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बेल था ना, सर्किट ब्रेकर का भी यही ऑपरेशन है। जो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा, उसका भी क्या है, यही ऑपरेशन है जो आपको ये दिखाया। तो इसका हम एक्चुअल चित्र पे पहुंचते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ तक सब सही है, बस इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड वे में बना देते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में बना के दिखाना है। तो एग्जाम में आप कैसे बना के दिखाओगे, ऐसे क्या लोगे, या आपके दोनों टर्मिनल यूज़ करने हैं कॉमन भी, और ये पहले आप इस तरह से एक बल्ब बनाओगे, उस बल्ब को ऐसे बंद कर दो उसमें, ठीक है, और यहाँ लाके एक इस तरह से आपको एक सप्लाई दिखा देनी है, और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, डायरेक्टली सप्लाई चली गई। उसके बाद एक टर्मिनल ये आया और इसका एक टर्मिनल ये आएगा, ये टर्मिनल आप इसके कॉन्टैक्ट से मिला दोगे और ये वाला टर्मिनल इसका इस कॉन्टैक्ट से मिला दोगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा। और इसी तरह से आपको एग्जाम में बना के भी दिखाना है, जब आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिले, तो आप इस तरह से इसको बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल रिले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग स्कैन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग स्कैन। तो इसको इरेज कर देते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग स्कैन, प्रोग्राम स्कैन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम स्कैन। प्रोग्राम स्कैन का प्रोसेस क्या है, देखो जब हम पीएलसी में, ये हमारी एक पीएलसी है, हर समय तो हम पीएलसी को ऑन नहीं छोड़ सकते अपनी इंडस्ट्री में। हमें क्या होता है, हमारा जितने भी टाइम शिफ्ट चलती है उस टाइम तक तो पीएलसी को सप्लाई कंटिन्यूटी दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही हमारी छुट्टी हो जाती है, सब एम्प्लॉयज़ अपने घर चले जाते हैं। मान लीजिए हमने 2 प्रोडक्शन चला दिए, एक सुबह से दोपहर तक की शिफ्ट चला दी, दोपहर के बाद शाम तक की शिफ्ट चला दी। शिफ्ट के बाद फिर किसी ना किसी टाइम में क्या होता है, सारी सप्लाई को ऑफ करना पड़ता है। तो जब सप्लाई को ऑफ करना पड़ता है, उसका मतलब तो ये है ना, पीएलसी की सप्लाई भी कट करनी पड़ेगी। तो जब सप्लाई इसकी कट कर दी जाएगी तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पीएलसी में जो प्रोग्राम चल रहा था, यानी मशीन किसी टाइम पे चल रही होगी, वो चलते चलते मशीन रुक जाएगी। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, किसी वजह से सप्लाई चली गई, मेन पावर कट हो गई, तो मशीन चलते चलते रुक गई। अब रुकने के बाद क्या हुआ, फिर से सप्लाई आ गई। अब फिर से क्या हुआ, सप्लाई आ गई। तो क्या होगा कि हमारी मशीन जो काम कर रही थी, अगर वो हो सकता है वो भूल जाए कहाँ थी कहाँ नहीं थी, हो सकता है वो काम वहीं से स्टार्ट हो ना हो। तो पीएलसी क्या करती है, जैसे ही सप्लाई आती है
तो वो सबसे पहले क्या करती है, प्रोसेस स्कैन करती है, यानी कि वो सब पोजीशन को ढूंढती है कि मशीन कहाँ खड़ी हुई है, कितने इनपुट उसके ऑन है और मैंने उसको क्या आउटपुट दिए हुए थे। वो सॉफ्टवेयर जो इसमें पीएलसी में डाला हुआ होता है, जो सॉफ्टवेयर में इसमें अप्लाई होता है, और साथ ही उस यूनिट में जो हमारी मॉनिटर होती है, उन दोनों में क्या चलती है, स्कैनिंग चलती है। ये पीएलसी अपने आप में उस पूरे प्रोग्राम को स्कैन करके ये पता लगाती है कहाँ इनपुट ऑन है और कहाँ इनपुट ऑन नहीं है। वो सारा सब कुछ पता करने के बाद ही वो मशीन एक्टिवेट होती है आगे का प्रोसेस करने के लिए। उससे पहले पहले हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी स्कैनिंग होती है। ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग स्कैनिंग। मान लीजिए आपका एक लैडर डायग्राम है, ये आपका क्या है, एक लैडर डायग्राम है जो कि वर्क कर रहा था। मान लीजिए आपका ये इनपुट उसी वक्त ऑन हुआ था, और ये वाला इनपुट तो ऑन रहेगा ही क्योंकि ये एनसी है और ये क्या है, एनओ है। तो हमारी मोटर उस वक्त चल रही थी, लेकिन अचानक से पावर सप्लाई कट हो गई। तो सीधी सी बात है, ये जब पावर सप्लाई यहाँ से मिलने वाली सप्लाई ही कट हो गई तो मोटर तो हमारी बंद हो ही जाएगी ना। लेकिन जैसे ही सप्लाई वापस आएगी तो क्या होगा, फिर से ये पीएलसी स्कैनिंग करेगी कि ये स्विच ऑन है या नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा स्टार्ट होने में, स्टार्टिंग में जब सप्लाई आती है तो क्या करती है, थोड़ा स्कैनिंग करती है, यानी टाइम लेती है। तो उसी को क्या बोला जाए, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग स्कैन। ठीक है, तो इसके अंदर की कुछ बातें और जान लेते हैं। आपको यही बताया मैंने अभी, जैसे ही सप्लाई ऑन होती है तो क्या होगा, इंटरनल स्कैनिंग, इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्कैनिंग। क्या करता है वो सॉफ्टवेयर, इंटरनल स्कैनिंग करता है कि कितने इनपुट ऑन है, कितने इनपुट ऑन है या नहीं है, फिर ऑफ है या नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक बात ये भी थी इसमें, मैंने आपको बताया था टाइमिंग, काउंटिंग। हो सकता है कि सप्लाई कट होने के बाद में वो काउंटिंग जो काउंटिंग हो रही थी वो 10 काउंटिंग अगर हमारी हो गई तो वो स्कैनिंग करके उस जो आपका एक आउटपुट टर्मिनल बनेगा उसको 10 काउंटिंग तक लेके आएगा, क्योंकि उसने इतना गिन लिया था। यानी कि वो जो थी पूरी की पूरी जो स्कैनिंग इस टाइम चल रही थी, जो ऑपरेशन चल रहा था, वो मेमोरी के किसी न किसी हिस्से में सेव हो रहा था हाथों हाथ। तो जैसे ही वो सप्लाई वापस मिलती है तो उस सेव मेमोरी को वो स्कैन करके दोबारा पूरे प्रोग्राम को उसी पोजीशन पर लाता है जहां वो पूरा था। ठीक है, तो यही होती है पूरी प्रोग्रामिंग स्कैनिंग। फिर उसके लिए थोड़ा सा एक ग्राफिकल समझ लेते हैं। ग्राफिकल क्या है, ग्राफिकली कैसे वो दिखाया गया है। देखो आपको ना एक पूरा इस तरह से एक कितनी चार पार्ट में ये ऐसे स्कैनिंग है थोड़ी सी। ठीक है, कैसे है ये, 4 पार्ट में स्कैनिंग है। ये इनपुट डिवाइस का स्कैनिंग है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरप्ट लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, ये क्या था, इंटरप्ट लॉजिक प्रोग्राम, इंटरप्ट लॉजिक प्रोग्राम। नेक्स्ट है अपडेट ऑफ कंट्रोल, ये क्या है इसका, अपडेट ऑफ कंट्रोल, अपडेट ऑफ कंट्रोल यहीं तक रहने दो, डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। ठीक है, अपडेट ऑफ कंट्रोल द स्टेटस ऑफ डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चौथा हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। देखो
इनपुट डिवाइस स्कैन होती है, इनपुट डिवाइस स्कैन होकर क्या होता है, इंटरप्ट लॉजिक प्रोग्राम को क्या करती है, इनपुट डिवाइस इंटरप्ट प्रोग्राम, क्या इंटरप्ट लॉजिक प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस स्कैन होता है, इंटरप्ट लॉजिक प्रोग्राम देखा जाता है, इंटरप्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट अपडेट होता है। आउटपुट अपडेट का मतलब अभी मैंने आपको बताया लैडर डायग्राम में, पहले क्या हुआ, इनपुट का पता लगाया, कौन सा इनपुट ऑन था, कौन सा इनपुट ऑन नहीं था। फिर उसके बाद इंटरप्ट लॉजिक, जैसे कि हमारा काउंटर था, फिर उसके बाद क्या था, हमारा कोई टाइमर ऑन था, टाइमर के बाद भी तो आउटपुट मिला। ये बिट थोड़े से ऐसे गोल नहीं होते, थोड़े इस तरह से बने हुए होते हैं ऐसे, और जो आउटपुट होगा वो हमेशा ऐसे करके ब्रैकेट जैसे गोलाई में होता है, या फिर ऐसे बंद सर्कल में, मान लीजिए ऐसे बंद सर्कल में, ठीक है, ऐसे बने हुए होते हैं ये इंटरप्ट लॉजिक। ये इसको स्कैन करेगा, इसको स्कैन करने के बाद में फिर अपडेट ऑफ कंट्रोल स्टेटस को चेक करेगा, यानी आउटपुट ऑन है या नहीं है उसका स्टेटस चेक करेगा। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट को भी देखेगा कि मैंने अभी जो पोजीशन देखी है उस पोजीशन पे मैं करंटली हूँ या नहीं, यानी मेमोरी में जो कहीं पे ये प्रोग्राम लास्ट टाइम लाइक कट होने पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कट होने पे ये सेव हुआ था, वो सही है या नहीं है, ऐसे पूरा का पूरा। और उसके साथ ही साथ पीएलसी के साथ जो अदर कम्युनिकेशन लगे हुए हैं वो भी कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो ये पूरी एक साइकिल है जो प्रोसेस करती है, ठीक है। इसी को बोला गया है प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम स्कैन, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से, प्रोग्राम क्या होता है, स्कैन का मतलब यही है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम स्कैन करना, कितने इनपुट ऑन थे, कितने आउटपुट ऑफ थे, उसके बाद और क्या क्या कंडीशन है उसमें थी प्रोग्राम में। और आपको और भी अच्छा ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये लॉजिक डायग्राम है क्या। अगली क्लास जो हम आएगी, अगली क्लास में आपको मैं पूरे सॉफ्टवेयर के साथ में उस क्लास में पूरा दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से इनपुट ऑन होता है, किस तरह से आउटपुट, मतलब इनपुट कैसे मिला, फिर आउटपुट कैसे हुआ, पूरी एक लेक्चर तैयार करेंगे हम उसके साथ, पूरे डेस्कटॉप और पीएलसी सॉफ्टवेयर के साथ। मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं उस सॉफ्टवेयर से आपकी क्या है पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। उसमें जो लैडर डायग्राम, एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज भी किया था, वो पूछ रहा था कि सर जी ये कैसे बनता है लैडर डायग्राम, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा बिल्कुल। उसमें ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखेगा मैं कैसे उसको एडिट कर रहा हूँ। उसके बाद उसको टेस्ट में भी डालेंगे कि टेस्टिंग में वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल आपका ओरिजिनल जो एक्चुअल पीएलसी में अपलोड होता है, उसका नाम GX डेवलपर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर से मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा ऑपरेशन, तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे प्रोसेस स्कैन होता क्या है। मैं आपके सामने उसका लैडर टेस्ट शुरू करूंगा, तो लैडर टेस्ट शुरू करते समय क्या होगा, वो आपको दिखाएगा कि कैसे स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। और आपको लैडर टेस्ट के लिए मैंने आपको एक वो दिया था ना, एक टॉपिक बताया था आपको कि पहले जब हम पहले ही टेस्ट करते हैं प्रोग्राम का, तो उसका टॉपिक का नाम क्या बताया था आपको, याद तो होगा। अगर याद नहीं है ना तो आपने दोबारा जाना वापस नोट्स में, यानी वीडियोस में देखना, आपको मैंने कहाँ पे वो बताया था। ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जहाँ पे पहले ही टेस्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले। ये मैं आपसे देखता हूँ, आप देखो जाके अपने नोट्स को, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पीछे कर नहीं देख रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक है हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये है, आप सभी को पता है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि CPU इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके पास अपनी खुद की, यानी CPU के अंदर एक मेमोरी लगी होती है। इस मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रैम में सेव किया जाता है, और रीड ओनली मेमोरी तब वर्क करती है जब
प्रोग्राम स्कैनिंग हो रहा होता है, यानी लाइव जब प्रोग्राम यूज हो रहा होता है उस टाइम जो वर्क करती है रोम करती है। रोम इसके अंदर के किसी एक प्रोग्राम को उठा के पूरे को रीड करती है और रीड करके अपने अंदर से प्रोसेस करके और इनपुट और आउटपुट को स्कैनिंग करके दे देती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे। देखो क्या होता है, मेमोरी सिस्टम रोम तथा रैम से मिलकर बना होता है। रोम मेमोरी प्रोग्राम से संबंधित सूचना रखता है तथा यह सीपीयू में लैडर लॉजिक प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें रैम मेमोरी द्वारा लैडर लॉजिक प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अभी बताया मैंने आपको क्या करते हैं, लैडर लॉजिक प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, बिट कितने होते हैं, इसमें जो बिट होते हैं 8, 16, 32 इतने बिट में होती है। ये मेमोरी जो होती है हमेशा बिट में ही होती है। आपको पता है ना, किलोबाइट मेगाबाइट ये आपने पढ़ा होगा, आप इंटरनल मेमोरी देखते हो फ़ोन की भी, तो ये क्या होती है, बिट में होती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और, आपको जब भी सीपीयू की लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ा होगा, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये कंडीशन ही पड़ता है ये रोम और रीड, ऑन या ऑफ। और भी हमारी जो मतलब अभी जो हमारी पीएलसी की लैंग्वेज है इसमें ऑन या ऑफ की कंडीशन पड़ता है, जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक में 0 1 1 0 है ना, 1 इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, 0 का मतलब हो गया ऑफ और इस 1 का मतलब हो गया ऑन। या फिर दूसरी लैंग्वेज आती है, 0 का मतलब हो गया लो इनपुट और 1 का मतलब हो गया हाई। ठीक है, ये है। तो ये क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यही है कि ये इस तरह से कैसे वर्क करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना। फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है, इसमें जो प्रोसेसर है हजारों मेमोरी लोकेशन होती है। इसमें क्या होती है, हजारों मेमोरी लोकेशन होती है। उन हजारों मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। और मान लो किसी की एक टाइम पे आके हमारी अगर सप्लाई कट हो गई तो फिर से मेमोरी के अंदर से स्कैनिंग करके सीपीयू उसको आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, उसमें सीपीयू उसको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, ये तो हो गया मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बस कुछ नहीं। इसके क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर कैसे कैसे 2 जगह से प्रोग्राम रन करता है। और इसमें हाई क्या हो गया और लो क्या हो गया, ये आपको बता दिया। 0 1 1 0 की लैंग्वेज में ये क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, एबी मेमोरी। एबी मेमोरी, अब एबी मेमोरी क्या होती है, देखो एबी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पीएलसी प्रोग्राम सिस्टम का एक भाग है जो आंतरिक क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में परिवर्तित करता है। यानी कि पहले क्या करेगा, इनपुट को रीड करेगा, ठीक है, फिर उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट को सिग्नल देगा। क्या करेगा, आउटपुट को सिग्नल देगा। लो, सिग्नल की स्पेलिंग कैसे गड़बड़ होगी। आउटपुट को क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें एबी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में रैम तथा रोम दोनों होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के वर्ड रजिस्टर को एक निश्चित लोकेशन में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। उसमें जो वर्ड लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, इसमें एक निश्चित जो लोकेशन होती है उसमें क्या करती है, स्टोर करती है। इसके अंदर फिर दो मेमोरी बन जाती है। एक होती है स्टोरेज मेमोरी, अभी आपको बताया ही था, स्टोरेज मेमोरी फर्स्ट, और सेकंड आती है हमारी क्या, सेकंड आती है हमारी यूजर मेमोरी। यूजर मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, जो कि हमारी क्या थी, रैम थी।
ऐसे यूज़र मेमोरी हमारी क्या हो गई, रोम हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये क्या है, यूज़र मेमोरी। यूज़र मेमोरी क्या करती है, यूज़र टाइम में काम करती है, यानी एक्चुअल टाइम में जिस वक्त सप्लाई है इसके पास उस टाइम काम करती है, वो यूज़र मेमोरी होती है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए क्या होता है। बुक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी भाषा में तो आप समझ ही गए, थोड़ा बुक लैंग्वेज भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप थोड़ी सी अपनी और थोड़ी सी बुक लैंग्वेज जब आप वहाँ एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर पे उसका थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है वो थोड़े हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं वहाँ पे। तो आप सुन लीजिए इसमें क्या होता है। स्टोरेज मेमोरी इंफॉर्मेशन का इंटरनल रिले स्टेटस में PSN वैल्यू तथा मैथमेटिक फंक्शन वैल्यू के स्टेटस को इनपुट आउटपुट डिवाइस को स्टोर करके रखता है। देखो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को ही तो स्टोर करके रखता है ये, लेकिन उन इनपुट आउटपुट के सिग्नल्स जो वो होते हैं हमारे स्टोर मेमोरी है, उसको रीड करके आउटपुट प्रोसेस में जो देता है वो यूजर मेमोरी देता है, जिसे बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यूजर मेमोरी के बारे में सुन लीजिए। यूजर मेमोरी द्वारा लैडर लॉजिक प्रोग्राम को प्राप्त किया जाता है, उसे प्रोग्राम में स्टोर किया जाता है। यूजर मेमोरी प्रोग्राम फाइल रजिस्टर टेबल द्वारा बनाया जाता है, जो संपूर्ण ऑपरेशन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, चलो बाकी इसके अंदर देखो, जो बाकी जो इसके अंदर जो इमेज बनती है इसकी, वो इमेज भी देख लेते हैं। यानी कि हर एक के लिए अगर हमें याद रखना होगा कि जैसे इनपुट है तो इनपुट को आई से डोनेट कर दिया, आउटपुट है तो आउटपुट को किस में किया, तो ठीक है इस तरह से देख लेते हैं। देखो आउटपुट इमेज से ओ से डोनेट करेंगे, इनपुट इमेज को आई से, और आगे स्टेटस को किससे, एस से डोनेट करेंगे। फिर आगे क्या है हमारा, स्टेटस हो गया, बिट है, फिर टाइमर है। ठीक है, तो बिट को किससे करेंगे, बी से, टाइमर को कैसे करेंगे आपको पता ही है, पहला डिजिट लेना है टी से। ठीक है, इसी तरह से काउंटर आ गया हमारा, तो काउंटर का ऐसा होगा सी से। फिर आगे हमारा क्या आता है काउंटर के बाद, कंट्रोल को क्या ऐसे लेंगे, आप देखो एक तो सी से आ गया था, ये आर से लेंगे। ठीक है, जो इसका क्या था काउंटर को तो सी से ही लेंगे, लेकिन कंट्रोल को लेंगे आर से। ठीक है, चलो दोनों एक से हैं, सी मत ले लेना। देखो काउंटर है और दूसरा कंट्रोल है, कंट्रोल को आर से लिया जाएगा। ठीक है, फिर आएगा इंटीगर है, फिर इंटीगर क्या आता है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इंटीगर, फिर क्या आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट का ऐसा होगा हमारा एन से, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट होगा एफ से, ये एन से, और ये कंट्रोल का ऐसे हो गया आर से हो गया। ठीक है, तो ये ए बी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंटरनल फंक्शन है, जब वो रीड करता है जो मेमोरी के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो आपके आज कितने टॉपिक कंट्रोल हो गए कंप्लीट, 4 टॉपिक कंट्रोल हो गए। ठीक है, तो आप इनको जब पढ़ेंगे अच्छे से, और आपके ना मैं ये इसी के पूरे अच्छे से नोट्स बना के आपको जल्दी से प्रोवाइड करने वाला हूँ। जहाँ हम चल रहे हैं करंट में जल्दी ही पहुँच जाएंगे नोट्स के साथ में। तो क्या है, हम इस हिसाब से नोट्स को मेंटेन करके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ए बी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है तथा इसकी स्पेसिफिकेशन पूछेगा, तो उसी को इस तरह से पूरे फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन की फॉर्म में नोट्स को कंप्लीट करके ना हम तब देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और दोस्तों में और भी अपने साथ के और बच्चों को भी जोड़िए। ठीक है, आपको क्या है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, बेसिकली समझा दिया, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है उसको जब आप थ्योरी से रिलेट करते हुए आप चलोगे तो आपको क्या है वो और बेहतर अच्छे से निखर के समझ में आएगा। ठीक है, क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाया। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।